Welcome listeners. Today's topic is Unit 14, Employee Capacity Building Strategies, paper of MPA 1014, Human Resource Management. आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज की कैपेसिटी को बढ़ाना आखिर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इस फास्ट पेस दुनिया में जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही हैं, वहां ह्यूमन रिसोर्सेज को कॉन्स्टेंटली अपडेट रखना बिल्कुल एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन गया है, राइट? तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम 6 मेन एरियाज कवर करेंगे। पहले डिफाइनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, सोशल डायलॉग, गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज एंड MIS, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स और फाइनली ग्लोबल फ्रेमवर्क्स। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, डिफाइनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग। सबसे पहले फाउंडेशनल मीनिंग से शुरू करते हैं कि आखिर कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। यहाँ इस कोर डेफिनेशन पर गौर कीजिए। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब सिर्फ नए कंप्यूटर्स या बेटर इक्विपमेंट खरीदना नहीं है। बेसिकली यह एक ऑर्गेनाइजेशन की कोर स्किल्स जैसे लीडरशिप, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने का एक पूरा प्रोसेस है। जब कोई इंस्टीट्यूशन इन कैपेबिलिटीज को प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, तभी वो बाहरी चेंजेस और इंटरनल प्रेशर्स को इफेक्टिवली विथस्टैंड कर पाता है। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इफेक्टिवनेस और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करें तो इसके 2 मेन कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं। एक तरफ है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, जिसमें टेक्निकल अपडेटिंग, R&D एप्लीकेशंस और पीरियोडिक रिव्यूज आते हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे वाइटल है वो है ह्यूमन कैपेसिटी। इसका पूरा फोकस एजुकेशन, ट्रेनिंग और इंडिविजुअल्स को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने पर होता है। सोचने वाली बात है, बिना ह्यूमन एलिमेंट के कोई भी टेक्निकल अपग्रेड तो ऑटोमेटिकली फेल हो ही जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब मेरे सवाल ये आता है कि इन ऑर्गेनाइजेशनल अपडेट्स को एक्चुअली ड्राइव कौन करता है? आखिर वो कैटलिस्ट ऑफ चेंज कौन है? किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का रोल लिटरली बहुत बड़ा होता है। ये लोग एक तरह से प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। इनमें आम जनता यानी क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनवायरनमेंटलिस्ट्स और ह्यूमन राइट्स वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, फार्मर्स और बिजनेसेस शामिल होते हैं। ये सभी बाहर से एक कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने टेक्नोलॉजिकल और प्रोसेस रिफॉर्म्स को तेजी से लागू कर सके। अब इन स्टेक होल्डर्स की आवाज को सिस्टमैटिकली हैंडल करने के 2 मेन अप्रोचेस हैं। एक है सब्सटैंटिव पब्लिक इंटरेस्ट, जो ये इंश्योर करता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त पब्लिक नीड्स को डायरेक्टली और क्लियरली आर्टिकुलेट किया जाए। और दूसरा है प्रोसीजरल पब्लिक इंटरेस्ट, जिसका मेन फोकस इस बात पर होता है कि पॉलिसी बनने से पहले एक प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोसेस को केयरफुली फॉलो किया जाए। बॉटम लाइन ये है कि जितना इंक्लूसिव कंसल्टेशन होगा, एक पॉलिटी उतनी ही ज्यादा डेमोक्रेटिक और स्ट्रांग बनेगी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, सोशल डायलॉग। इस डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन को और डीपली समझने के लिए हम उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसे वेंकटरत्नम और टोमोडा ने 2005 में हाईलाइट किया था, सिविल सर्विसेज को ज्यादा प्रोएक्टिव बनाने के लिए। सोशल डायलॉग का ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के 4 मेन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। बाकी 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स प्रमोट करना, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और सबके लिए सोशल प्रोटेक्शन एंश्योर करना। ये एक्सप्लिसिटली दिखाता है कि अगर गवर्नमेंट ओपनली इंफॉर्मेशन शेयर करे और वर्कर्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करे, तभी सोशल डायलॉग ट्रूली सक्सेसफुल हो सकता है। ये ऊपर से थोपा गया कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कमिटेड म्यूचुअल कंसल्टेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 4, गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज एंड MIS। अब हम थ्योरी से निकलकर डायरेक्टली ऑन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर आते हैं जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में अप्लाई होती हैं। यहाँ सबसे बड़ा और क्लासिक डिबेट होता है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन क्या करता है? ये इनपुट को लिमिट कर देता है और ग्रासरूट्स लेवल से डिसीजन मेकिंग का पावर पूरी तरह छीन लेता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन में ग्रासरूट्स लेवल पर डिसीजंस लिए जाते हैं, जिससे सर्विसेज ज्यादा पीपल फ्रेंडली बनती हैं और एम्प्लॉयज एम्पावर होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन से एक्चुअली यूटिलिटेरियन और वेलफेयर दोनों ही बेनिफिट्स ब्रिलियंटली मैक्सिमाइज होते हैं। इसी एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट में 5th पे कमीशन रिपोर्ट का एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था, वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज प्रेमिस्ड ऑन डिस्ट्रस्ट। ये इम्पार्शियली हाईलाइट करता है कि सिस्टम में पावर्स का डेलीगेशन ना होने की वजह से ही इतने ब्यूरोक्रेटिक डिलेज आते हैं।
काम को तेजी से निपटाने और टॉप मैनेजमेंट को रूटीन फंक्शन से फ्री करने के लिए डेलीगेशन बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रूशियल है। डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा एक और मैसिव गेम चेंजर टूल होता है MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक लाइन में कहें तो ये एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच है जो मैनेजमेंट को अप टू डेट समरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब डेटा रेडिली और एक्यूरेटली अवेलेबल होता है तो मैनेजमेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में तुरंत कॉन्करेंट करेक्टिव एक्शंस ले सकती है। और हाँ, एक ओपन और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग को डायरेक्टली प्रमोट करती है। ग्लोबली अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो यूके ने अपना सिटीजंस चार्टर लाया, कनाडा और मलेशिया ने ट्रांसपेरेंट एक्सेस के लिए स्पेसिफिक एक्ट्स पास किए और इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस ओपन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। प्रोसीजरल ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर नेटवर्किंग से ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी और एफिशिएंसी सीधे तौर पर बूस्ट होती है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स। थ्योरीज और स्ट्रेटजीज तो डिस्कस हो गई, लेकिन इन्हें प्रैक्टिकली लागू कैसे किया जाए? लेट्स लुक एट द एक्शनेबल मेथोडोलॉजी। सोर्स टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए 6 क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, ऑर्गेनाइजेशन के काम को प्रमोट करने के लिए इंफॉर्मेशन मटेरियल प्रिपेयर करना। स्टेप 2, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शंस और ऑर्ग चार्ट्स डेवलप करना। स्टेप 3, एक सॉलिड कोर ऑपरेटिंग बजट मेंटेन करना। स्टेप 4, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एक रूटीन का हिस्सा बनाना। स्टेप 5, फंड रेजिंग की नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करना। और आखिरी स्टेप 6, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए एक डिटेल्ड डेटाबेस क्रिएट करना। इसी तरह 2003 की नेशनल EHC लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक मॉडल पेश किया था। इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, पहले इंप्रूवमेंट्स वाले एरियाज को प्रायोरिटाइज करना, फिर स्पेसिफिक आउटकम्स डिफाइन करना, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना, प्लान को इंप्लीमेंट करना, उसके बाद क्या काम किया और क्या नहीं उसको इवैल्यूएट करना, और फाइनली मॉडिफिकेशंस के साथ फिर से शुरू करना। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो कॉन्स्टेंटली चेंज को मैनेज करती है। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, ग्लोबल फ्रेमवर्क्स। थोड़ा मैक्रो लेवल पर जूम आउट करते हैं और देखते हैं वो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स जो इन ह्यूमन कैपेसिटी एफर्ट्स को वर्ल्ड वाइड गाइड करते हैं। ये टाइमलाइन एक क्लियर ग्लोबल एवोल्यूशन को दिखाती है। 1988 में यूके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के चेंजेस से स्टार्ट करके 1993 में UNDP के कैपेसिटी 21 प्रोग्राम की लॉन्चिंग, 1994 में कनाडा और मलेशिया के IT एक्सेस इनिशिएटिव्स, 2001 में बीजिंग का एपेक ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग समिट और फिर 2005 में ILO की सोशल डायलॉग पर आई रिपोर्ट। ये सब क्लियर एग्जाम्पल्स हैं कि पूरी दुनिया इंटीग्रेटेड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ कैसे आगे बढ़ी है। इस पूरे एवोल्यूशन में UNDP का कैपेसिटी 21 ट्रस्ट फंड बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके कोर प्रिंसिपल्स में सभी स्टेक होल्डर्स का डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक, सोशल के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रायोरिटीज का डीप इंटीग्रेशन शामिल है। और फैक्ट ये है कि ये ट्रस्ट फंड लगभग 75 कंट्रीज में डिसेंट्रलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिकली सपोर्ट कर रहा है। इन मैक्रो लेवल फ्रेमवर्क्स के ओवरऑल ब्रॉड गोल्स क्या हैं? इनका मेन एम है इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बिल्ड करना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का म्यूचुअल रिकग्निशन फैसिलिटेट करना और ट्रेड यूनियंस के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्ट्रांगली इंकरेज करना। लेकिन सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि अपने एजुकेशन सिस्टम्स को सप्लायर सेंट्रिक मॉडल से हटाकर कंज्यूमर ओरिएंटेड सिस्टम्स में कन्वर्ट करना, खासकर डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए। तो ये सब समझने के बाद एक बड़ा ही प्रोफाउंड सवाल सामने आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आखिर एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशन सोसाइटी कैसे एस्टैब्लिश कर सकती है? एक ऐसी सोसाइटी जहां प्री एम्प्लॉयमेंट और ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक नई ग्लोबल इकोनॉमी की लगातार बदलती डिमांड्स के साथ कॉन्स्टेंटली अडैप्ट होती रहे। ये एक ऐसा इक्विटेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा फाउंडेशनल इशू है जिसके बारे में सोचना आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Quizzes. Please do like, subscribe and share.